बेसिक कमांड्स देख रहे थे हम लोग। डायरेक्टरीज पे काम किया था हमने लास्ट। डायरेक्टरीज में फिर एक और कमांड है, किसी डायरेक्टरी के अंदर क्या अगर ये देखना हो तो उसके लिए ls कमांड है। ठीक है, ls इज फॉर लिस्ट ऑफ फाइल्स। l नहीं चलता, डबल l चलता है। जैसे अगर हम लिखें ls और एंटर की, पहले डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं। हमने क्या, सपोज cd। अब हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है ये pwd, सॉरी स्लैश रूट, pwd से हमने देखा तो दिखा रहा स्लैश रूट में है। अब अगर हम ls कमांड चलाएं और इसके आगे कुछ भी ना लिखें तो ये जो आपको नाम दिख रहे हैं, ये नाम किसके हैं? ये आपको लिस्ट ऑफ फाइल्स और लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज दिखा रहा है। किसकी? स्लैश रूट। मतलब आपकी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर क्या क्या है। अब इसमें आप कलर से पहचान सकते हैं। इसमें ब्लैक कलर में आपको जो दिख रहा है वो फाइल्स हैं, जैसे एनाकोंडा kes.cfg, इनिशियल सेटअप kes.cfg, ये फाइल्स हैं। और जो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये डायरेक्टरीज है, ये डायरेक्टरीज के नाम है। ठीक है, अब अगर आपको किसी दूसरी डायरेक्टरी का डेटा देखना हो कि उसके अंदर क्या है तो कैसे देखेंगे? एक तरीका तो ये है कि आपने यहाँ से क्या, cd, सपोज हम यहाँ पे चले गए स्लैश वायर में। अब ls करेंगे तो ये दिखा रहा है स्लैश वायर के अंदर क्या है ना। मतलब ls लिखे और उसके आगे कुछ भी ना लिखे तो बाय डिफॉल्ट आपको आपकी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो दिखाएगा। ठीक, वापस वो परमिशन, आप कलर कोड पे मत जाओ, हम कलर से नहीं समझते हैं। अगेन हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो स्लैश रूट है। अगर हम डायरेक्टरी चेंज किए बिना किसी दूसरी डायरेक्टरी का डेटा देखना चाहें, जैसे अभी हम स्लैश रूट में हैं और हम स्लैश वायर का डेटा देखना चाहते हैं, तो फिर आप ls के बाद डायरेक्टरी का पाथ लिख सकते हैं, है ना। हमने लिखा ls स्लैश वायर, तो हम हैं स्लैश रूट में लेकिन हम डेटा देख रहे हैं स्लैश वायर का। ठीक है, तो ls अगर बिना किसी आर्ग्यूमेंट के चलाएंगे, सिर्फ ls लिख के, तो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का डेटा दिखाएगी। और ls के बाद अगर हम किसी डायरेक्टरी का पाथ लिख देंगे तो ये उस डायरेक्टरी का डेटा दिखाएगा। अब इसमें अभी जो आउटपुट आ रहा है इसमें आपको सिर्फ नाम दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब हमें जैसे जो फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, अगर उनका साइज देखना हो, उनका डेट एंड टाइम देखना हो कि वो कब क्रिएट हुई, या उनका यूजर ओनर या ग्रुप ओनर क्या है, परमिशंस क्या है, तो फिर ls में बहुत सारे स्विचेस या ऑप्शंस लगते हैं। जैसे इसमें पहला हमने लिखा ls-l स्लैश रूट। हम कह रहे हैं स्लैश रूट डायरेक्टरी जो इसके अंदर का डेटा देखना चाहते हैं। अब साथ में हमने लगाया -l या -l। -l या -l से क्या होगा, लॉन्ग लिस्टिंग। तो इसमें आउटपुट इस तरीके से आएगा। नाम इसमें अभी भी आ रहा है, कौन कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं, लेकिन इनकी एडिशनल डिटेल्स भी आ रही हैं यहाँ पे। अब ये डिटेल्स क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। -l लगाएंगे तो लॉन्ग लिस्टिंग मिलेगी। अब इनमें से कोई एक लाइन आप कॉपी कर लो या दो लाइंस कॉपी कर लो। जैसे इसमें डेस्कटॉप क्या है, डायरेक्टरी है, और एनाकोंडा kes.cfg क्या है, फाइल है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दो लाइंस हमने कॉपी की हैं, इसमें हम पहले फाइल वाली लाइन देखते हैं। इसमें देखो ये जो सबसे पहला वाला कैरेक्टर आ रहा है डैश, ये आपको बताता है फाइल का टाइप। डैश का मतलब है कि ये एक रेगुलर फाइल है। ठीक है, जो फाइल थी उसके आगे यहाँ पे क्या आ रहा था, डैश, और जो डायरेक्टरी थी उसमें क्या आ रहा है, डी। मतलब पहला कैरेक्टर अगर डैश है तो इसका मतलब है कि वो एक रेगुलर फाइल है, और पहला कैरेक्टर अगर डी है तो इसका मतलब है कि वो एक डायरेक्टरी है।
समझ में आ रही बात? इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आ रहा है ये आपकी परमिशंस होती हैं। तो परमिशंस क्या होती हैं इस पे भी मत जाइए। हाँ, रीड राइट, हाँ ये जो है ये परमिशंस हैं। और भी हो सकता है, अब उसमें डैश डैश लगा हुआ है ना, ये कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे RW, देन सपोज अगेन RW, देन से, हाँ टोटल 9 होते हैं, सिर्फ R इस तरीके से पॉसिबल है। जैसे नीचे देखिए यहाँ पे RWX डायरेक्टरी में RWX RX है ना, तो ये जो ये परमिशंस होती हैं। फिर इसके बाद ये जो डॉट का सिंबल आ रहा है आपका, ये आपको बताता है कि ACL लगी है कि नहीं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये भी परमिशंस ही है एक तरह की। फिर ये जो 1 आ रहा है ये आपको बताता है हार्ड लिंक काउंट। ये भी नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम फाइल परमिशंस पढ़ेंगे तो इसको दोबारा देखेंगे। तो इतनी चीजें हैं इसमें। सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो बताता है टाइप, फाइल है कि डायरेक्टरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट 9 कैरेक्टर हैं आपके वो बताते हैं परमिशंस। उसके बाद जो डॉट आ रहा है वहां पे डॉट हो सकता है या प्लस हो सकता है। अगर डॉट आ रहा है तो इसका मतलब ACL नहीं लगी है, अगर डॉट की जगह पे प्लस आ रहा है तो इसका मतलब है कि ACL लगी है। 1 जो आ रहा है ये आपको बताता है कि आपकी फाइल या फोल्डर के टोटल कितने हार्ड लिंक बने हुए हैं। 1 का मतलब है कि एक हार्ड लिंक है। देन ये जो नाम आ रहा है, जब भी कोई आपके सिस्टम पे जितनी भी फाइल्स बनी या फोल्डर्स बने, हर फाइल का अपना एक यूजर ओनर और एक ग्रुप ओनर होता है। बाय डिफॉल्ट जो यूजर फाइल बनाता है वो यूजर फाइल का यूजर ओनर बन जाता है, और उसका जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो ग्रुप ओनर बन जाता है। आप लाइनक्स मशीन पे जब भी कोई यूजर बनाएंगे, जिस नाम से यूजर बनेगा उसी नाम से ग्रुप भी बनेगा। ठीक है, जैसे आपने अपनी मशीन पे सपोज विजय नाम से एक यूजर बनाया तो विजय नाम से एक ग्रुप भी बनेगा। ठीक है, और विजय अगर कोई भी फाइल बनाएगा तो विजय जो यूजर है वो उस फाइल का यूजर ओनर होगा, और विजय नाम से जो ग्रुप बना है वो उस फाइल का ग्रुप ओनर होगा। तो यहाँ पे ये जो फाइल है एनाकोंडा case.cfg, इसका यूजर ओनर रूट है, ये यूजर का नाम आ रहा है, और जो दूसरा नाम आ रहा है ये ग्रुप ओनर है, ये दूसरा नाम ग्रुप का नाम है। इसके बाद ये जो आ रहा है आपका ये साइज आ रहा है, इस फाइल का साइज क्या है। साइज जो आ रहा है ये बाइट्स में आता है, ये फाइल 1288 बाइट्स की है। इसके बाद ये है टाइम स्टैम्प, ये फाइल आखिरी बार कब मॉडिफाई हुई या एक्सेस हुई, तो ये 5 अगस्त को दोपहर 2:32 पे, देन फाइनली फाइल का नाम। ठीक है, तो ls-l जब चलाते हैं तो इस तरीके से आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसको अगेन आप विंडोज से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे विंडोज में जब आप फाइल्स लिस्ट कराते हैं, सपोज हम डी ड्राइव पे गए, तो यहाँ पे ये डिफरेंट आपको मिलते हैं ना लिस्टिंग ऑप्शंस। अगर आप यहाँ पे आइकन्स देखेंगे तो साइज वाइज तो आता नहीं, बस नाम आता है। यहीं पे अगर आप ये डिटेल वाला ले लेते हैं तो इसमें फिर आता है ये डेट, साइज आता है ना, और टाइप। तो ये नाम आ रहा है, ये डेट आ रही है, ये टाइप आ रहा है, फाइल फोल्डर है कि विनर आर्काइव, और ये साइज आ रहा है केबी में। हम्म
तो कुछ उसी तरह की बात है वहां पे लॉन्ग लिस्टिंग की डिटेल्स अगर हमें देखनी हो तो हम ls-l कमांड जो है वो चला सकते हैं। अब इसमें स्विचेस बहुत सारे हैं। ls-l में जो आपका साइज आ रहा है, ये साइज किसमें आ रहा है? बाइट्स में। तो बाइट्स में साइज समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। जैसे यहीं पे हम एक दूसरी डायरेक्टरी देखते हैं, रूट की जगह सपोज अगर हम बूट वाली डायरेक्टरी देखें, तो बूट डायरेक्टरी में ये सारी फाइल्स और फोल्डर्स हैं। अब जैसे यहाँ पे साइज आ रहा है कि ये जो फाइल है आपकी कर्नेल वाली वीएम लाइनस, इसका साइज ये है, इतने बाइट्स। आपके हिसाब से कितना साइज है? 49 MB। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, एल के साथ एक स्विच और लगा सकते हैं, -H, -L और -H दोनों। तो H लगाने से क्या होता है, जो साइज है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आने लगता है। H का मतलब है ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन मतलब हम, है ना, हम जो फॉर्मेट समझते हैं। तो इसमें साइज KB MB में दिखेगा, है ना। ये H इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये देख के नहीं पता चलता, आपको वो गिनने पड़ेंगे कितने हैं, है ना। तो H लगाएंगे तो साइज आपका जो है वो KB MB में आ जाएगा। हाँ, साइज को KB MB में देखने के लिए, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देखने के लिए तो मैं बता रहा हूँ। अब इसमें दो ऑप्शन आपने लगाए, एक -L और एक -H। जैसा मैंने कल भी बोला था कि आप इनको मिला के -LH ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। -L -H अलग अलग लिख दीजिए या एक साथ लिख दीजिए। ठीक है। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा, -H का ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपने -L भी लगा रखा हो। अगर आप L नहीं लगाएंगे, सिर्फ H लगा देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप L नहीं लगाएंगे तो साइज आएगा ही नहीं। अब जब साइज आ ही नहीं रहा है तो H उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कैसे दिखाएगा, है ना। तो इसमें सिर्फ नाम आएंगे, इसमें कोई फायदा नहीं होगा सिर्फ -H लगाने का। H जो है वो हमेशा L के साथ में ही आएगा। ठीक। इसी में फिर जब आप ये चलाते हैं ls-l, तो इसमें आपको जो फाइल्स या डायरेक्टरीज की लिस्ट मिलती है, इसका एक ऑर्डर है, मतलब ये सॉर्टेड लिस्ट है। सॉर्टेड किस ऑर्डर में है अभी? अल्फाबेटिकली, CGISV, अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है। अब इसको अगर आप अल्फाबेटिकली सॉर्टेड ना करना चाहें, या अल्फाबेटिकली मान लीजिए हम सॉर्टेड रखना चाहते हैं, लेकिन सपोज रिवर्स ऑर्डर में, जैसे अभी ऊपर से नीचे है ना, मतलब ए ऊपर आएगा जेड नीचे आएगा, हम चाहते हैं जेड ऊपर आए ए नीचे आए, उल्टा हो जाए, तो इसमें आप आर लगा सकते हैं। आर का मतलब है रिवर्स ऑर्डर में दिखाओ। तो इसमें वी वाला जो है ये ऊपर चला गया नाम, और सी जो है वो नीचे आ गया, तो आर से रिवर्स हो जाता है ऑर्डर। ठीक है। इसी में अब इसको अगर आप नाम की बजाय साइज की बेसिस पे सॉर्टिंग करना चाहें, जैसे अभी इसमें जो फाइल्स आ रही हैं, हाँ मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं है, साइज में कोई ऑर्डर नहीं है ना। ये 49 49 28, फिर उससे छोटी आ गई, फिर उससे बड़ी आ गई, फिर उससे बड़ी आ गई, है ना, फिर छोटी आ गई, तो कोई ऑर्डर नहीं है। अगर साइज बेसिस पे आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें एस लगा सकते हैं, कैपिटल एस। कैपिटल एस लगाएंगे तो ये साइज बेसिस पे सॉर्ट हो जाएगी, जिसमें सबसे बड़ी फाइल सबसे ऊपर आएगी और सबसे छोटी फाइल सबसे नीचे आएगी। एस का ध्यान रखिएगा, कैपिटल है। साइज बेसिस पे ही सॉर्ट करना चाहते हैं, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, कि छोटी फाइल ऊपर आए बड़ी फाइल नीचे आए। आर, है ना, साइज बेसिस पे सॉर्ट करो लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, तो छोटी फाइल ऊपर आएगी बड़ी फाइल नीचे आएगी।
अब इसको साइज की बजाय आप टाइम बेसिस पे सॉर्ट करना चाहें, जैसे टाइम में यहाँ पे भी आ रहा है 5 अगस्त को 2:38 पे, है ना। फिर ये मई आ रहा है, इसलिए इसमें टाइम नहीं आ रहा है। अगस्त मई, अगस्त मई, अगस्त, इस तरीके से आ रहे हैं। अगर टाइम बेसिस पे सॉर्ट करना है, एस का मतलब साइज था, यहाँ पे टी लग जाएगा, स्मॉल टी, एल टी। टाइम बेसिस पे सॉर्ट करो तो इसमें सबसे नई फाइल, मतलब जो मोस्ट रिसेंट फाइल है आपकी, वो सबसे ऊपर आ रही है, और जो सबसे पुरानी फाइल है वो सबसे नीचे आ रही है। और इसी को रिवर्स ऑर्डर में करना हो तो साथ में आर लगा दीजिए, एल टी आर। हाँ, ये टाइम जो आता है ये टाइम क्रिएटेड आता है। नहीं, लाइनक्स में फाइल के एट्रीब्यूट में क्रिएशन टाइम नहीं होता है कभी भी। लास्ट मॉडिफाइड। लास्ट मॉडिफाइड या लास्ट एक्सेस टाइम, क्रिएशन टाइम नहीं आता। मतलब जब क्रिएट भी करेंगे तो एक्सेस तो की है आपने, तो उसको एक्सेस टाइम मानता है, क्रिएशन टाइम नहीं। इसके बाद एक्सेस कर क्रिएट तो टाइम फिर तो चेंज एक ही आएगा, होगा ना। वो आपको दिखेगा नहीं। मतलब अब इसमें दूसरी कमांड आपको दिखाऊंगा, विंडोज में दिखता है। इसमें नहीं है। लाइनक्स में क्रिएशन टाइम नहीं होता, ये एट्रीब्यूट को सेव नहीं करता क्रिएशन टाइम वाला। ठीक है, कौन एल एस और एल टी, ये इसमें एल एस से फाइल की लिस्ट दिखेगी, एल से डिटेल, टी से हम कह रहे हैं कि जो लिस्टिंग है उसको टाइम बेसिस पे सॉर्ट करो। जैसे इसमें ग्रब आ रहा था ना, ग्रब टू, कि ये फोल्डर जो है 5 अगस्त को बना है। फिर इसी में नीचे ये तो सॉर्टेड लिस्ट है, यहां से देखिए, ये आप सिंपल पहले एल एस चला लो। अगर हम चलाएं एल एस माइनस एल स्लैश बूट, तो ये जो लिस्टिंग आ रही है नाम की बेसिस पे सॉर्टेड है ना, सी जी इस तरीके से। अब डेट में अगर देखेंगे तो 5 मई को बनी फाइल, फिर अगस्त आ गया, अगस्त अगस्त अगस्त, फिर मई आ गया, फिर अगस्त आ गया। तो टाइम बेसिस पे नहीं है ना ये सॉर्टेड। टाइम बेसिस पे अगर सॉर्ट करना है तो हमने एल टी लगाया, एल टी लगाया तो अब ये अगस्त वाली सारी फाइलें एक साथ आई, फिर ये मई वाली आई, और अगस्त में भी ये फाइल सबसे नई है, 2:38 पे बनी थी, 2:37, 2:32, 2:28, है ना। नेक्स्ट फिर इसमें है कि जैसे विंडोज में हिडन फाइल्स या हिडन डायरेक्टरीज होती हैं, वैसे लाइनक्स में भी होती है। ठीक है, लेकिन लाइनक्स में अगर आपको किसी फाइल को या किसी डायरेक्टरी को हिडन बनाना हो तो उसके नाम के आगे डॉट लगा देते हैं। जैसे एक नॉर्मल फाइल आपने बनाई, सपोज abc.txt, तो ये दिखेगी। लेकिन अगर हम फाइल बनाए .abc.txt तो वो हिडन होगी। तो हिडन फाइल कैसे दिखेगी आपको, ls स्लैश रूट अगर हम देखें तो अभी इसमें सिर्फ इतनी फाइल्स आपको दिख रही हैं। ये वो फाइल्स हैं जो, या वो फोल्डर्स हैं जो हिडन नहीं है। तो इसमें अगर आप लगाएंगे माइनस ए का मतलब है ऑल, ऑल मतलब हिडन और नॉन हिडन दोनों दिखाओ, सिर्फ हिडन देखने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपकी एंट्रीज बढ़ गई। जैसे इसमें ये आप देख रहे हो डॉट बैश अंडर स्कोर हिस्ट्री, ये हिडन फाइल है। डॉट बैश अंडर स्कोर लॉग आउट, डॉट बैश प्रोफाइल, डॉट बैश आरसी, ये सब हिडन फाइल्स हैं। और फोल्डर्स में डॉट कैश, डॉट कॉन्फिग, डॉट डीबस, ये सब हिडन फोल्डर्स हैं। ये सब आपको तब दिखेंगे जब आप एलएस के साथ माइनस ए लगाएंगे। ठीक है, देन इसी में फिर लाइनक्स में आप जब भी कोई फाइल या फोल्डर बनाते हैं तो उस फाइल या फोल्डर के लिए एक आईनोड क्रिएट होता है। आईनोड में उस फाइल या फोल्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो किसी फाइल या फोल्डर के लिए जो आईनोड बना है उसका नंबर क्या, हर आईनोड का अपना एक नंबर होता है। तो इसको सिंपल टर्म्स में समझना चाहें तो लाइनक्स में आप जो भी फाइल या फोल्डर बनाएंगे उसका अपना एक आईनोड नंबर होता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर काइंड ऑफ कह लीजिए।
तो वो अगर आपको देखना हो तो आप माइनस आई लगाते हैं, ls माइनस आई। ls माइनस आई करेंगे तो यहाँ पे अब देखिए एनाकोंडा केस डॉट सी एफ जी, ये नाम है फाइल का। इसके पहले ये जो नंबर आ रहा है ये इसका आईनोड नंबर है। डेस्कटॉप फोल्डर, इसके पहले ये जो नंबर आ रहा है ये इसका आईनोड नंबर है। आईनोड में फाइल या फोल्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसके एट्रीब्यूट्स की, बाकी चीजों की। सब फाइल सिस्टम पे ही है, फाइल सिस्टम पे ही सब कुछ। मतलब ऐसे नहीं देख पाएंगे आप आईनोड नंबर, ये ऐसे ही दिखेगा आपको। आइनोड नंबर होता है आईनोड नंबर जो है वो आईनोड एक बनेगा। आईनोड एक एंटिटी है जिसमें फाइल या फोल्डर से रिलेटेड, मतलब इन्होंने दो अलग अलग चीजें कर दी कि जो फाइल उसमें उसका डेटा होगा। फाइल एक यूनिट है जिसके अंदर डेटा है जो आपने स्टोर किया। आईनोड में उसके एट्रीब्यूट्स होंगे कि उसका साइज कितना है, उसका लास्ट एक्सेस टाइम क्या था, है ना, वो सिस्टम फाइल है कि हिडन फाइल है ना, उसके जो एट्रीब्यूट्स, परमिशंस क्या है, उसको किसने बनाया। हाँ, मेटा डेटा काइंड ऑफ जो कहते हैं जिसको, वो आईनोड में होता है। इसे हम एक्सेस कर सकते हैं। नहीं, डायरेक्टली नहीं। क्योंकि हर आईनोड का अपना एक नंबर होता है। उस नंबर पे हमको भेजना पड़ेगा कि हम मॉडिफाई आपको कुछ नहीं समझना है इसमें नंबर से। ऐसी नंबर है हाँ, एक नंबर मिलता है आईनोड को, बस इतना समझना आपको, और कुछ नहीं समझना इसमें। आगे जब डिस्क कोटा पढ़ेंगे तब समझेंगे आईनोड, फिलहाल नहीं। विंडो में भी फाइल, जैसे विंडो की फाइल क्या होती है, वो विंडोज में भी जो फाइल होती है ना उनके भी जैसे सीरियल्स आगे हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, स्पेस क्रिएट कर देता है। तो वैसे ही वो एक अलग बात है, वो तो फाइल सिस्टम का इंडेक्स टेबल होता है, इंडेक्स टेबल की बात नहीं कर रहे हम। इंडेक्स टेबल अलग चीज है। आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे पढ़ना चाह रहे हैं कि आईनोड नंबर क्या है। आईनोड जो सही वर्ड यूज किया है विजय, मेटा डेटा, मेटा डेटा है। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा डेटा अबाउट डेटा। तो सिंपल टर्म्स में समझाइए क्या होता है मेटा डेटा। डेटा के बारे में डेटा जैसे एग्जांपल बताइए मेटा डेटा का। डेस्कटॉप फोल्डर में हुआ है, हाँ। डेस्कटॉप फोल्डर उसका जो नेम है, हम्म। डेस्कटॉप फोल्डर का जो नेम है वो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पर डेटा हुआ। और कोई एग्जांपल? डेटाबेस पढ़ा है कभी? डेटाबेस पता है, थोड़ा बहुत पता होगा। डेटाबेस में क्या होते हैं? टेबल्स होते हैं। टेबल स्टोर सपोज करिए आपको एचसीएल का डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए आप एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं या बनाया, तो डेटाबेस पे एक नाम दे दिया, नाम दे दिया सपोज एचसीएल। अब उस डेटाबेस में आप सपोज एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन, अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, तो आपने तीन टेबल बनाए, एम्प्लॉयज, प्रोडक्ट्स और क्लाइंट्स। और एम्प्लॉयज वाले टेबल में आप क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे? तो टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि इस टेबल में एम्प्लॉय का नाम होगा, एम्प्लॉय का फादर नेम होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, सैलरी होगी, डेजिग्नेशन होगा, ये सब आएगा। तो ये क्या है? दिस इज मेटा डेटा। अब उसमें जो रिकॉर्ड स्टोर करेंगे कि रिकॉर्ड आया, एम्प्लॉय का नाम है विजय, फादर का नाम ये है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये डेटा है। लेकिन उस डेटा को स्टोर करने के लिए जो स्ट्रक्चर आपने बनाया वो मेटा डेटा है। जैसे एचटीएमएल में एक्सएमएल होता हम्म। है, एक्सएमएल जब लोग डिजाइनिंग करते हैं एक्सएमएल फाइल जो बनती हम्म। है तरह हाँ, कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रक्चर होता है, डिटेल्स। हाँ, डॉट सीएसएस का स्प्रेडिंग होता सीएसएस तो वो स्टाइल शीट हो गई कि डेटा अरेंज कैसे करना है आपको। है एक्सएमएल में सारा ठीक है, तो आई से आप आई नोड नंबर दे सकते हैं। इसी में फिर एक ये चलता है माइनस कैपिटल आर। माइनस आर से आप रिकर्सिवली देख सकते हैं। जैसे अभी तक आप जो ये चला रहे थे स्लैश बूट, तो आपको ये दिखा रहा था कि स्लैश बूट में क्या कुछ है ना, स्लैश बूट में कौन सी। हाँ, स्लैश बूट में जब आपने चलाया ls माइनस एल स्लैश बूट, तो इसने कहा कि स्लैश बूट में कौन सी फाइल्स और कौन सा फोल्डर है।
सिर्फ इतना ही दिखा। अब ये grub 2 एक फोल्डर यहाँ पे जो है स्लैश बूट में, इसके अंदर क्या ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। आर लगाएंगे तो दिखेगा। आर में वो क्या करता है, रिकर्सिवली दिखाता है। मतलब पहले ये दिखाएगा कि स्लैश बूट में क्या क्या है। इसने दिखाया स्लैश बूट के अंदर ये सारी चीजें हैं। ठीक। अब स्लैश बूट के अंदर को अगर कोई फोल्डर है, जैसे ये है grub 2, तो फिर इसने दिखाया स्लैश बूट में जो grub 2 है उसके अंदर क्या है। ठीक। अब grub 2 के अंदर फिर ये 3-4 फोल्डर है, तो फिर इसने दिखाया फॉन्ट्स में क्या है, फिर इसने दिखाया i386 पीसी में क्या है, फिर मतलब रिकर्सिवली डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर अगर कोई सब डायरेक्टरी है, वंडरफुल फाइल खोल जाएगा। पूरा सब दिखाएगा, मेरे फाइल खोल रिकर्सिवली सब दिखाएगा। साइड आईटी ओपन कीजिएगा। सब रिकर्सिवली दिखाएगा। ls माइनस आर, कैपिटल आर। ओनली ग्रब का दिखाया, ग्रब 2 का ही इसमें क्या दिखाया? क्योंकि grub 2 ही था बूट के अंदर, और कुछ और भी फोल्डर था नहीं। स्लैश बूट दिखाया, फिर grub 2 दिखाया। कैप्स में आ रहा है। हाँ, कैपिटल आर। ठीक है। अभी तक आपने ls कमांड जितनी भी चलाई है उसके आगे किसी डायरेक्टरी का नाम लिखा है? जब हम ls कमांड के आगे किसी डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं तो क्या होता है, उस डायरेक्टरी के अंदर जो कुछ है वो दिखता है, उसकी डिटेल्स। अगर हमें किसी सिंगल फाइल की डिटेल देखनी हो, फाइल की डिटेल, तो क्या देख सकते हैं इससे? जैसे अगर हम ये कमांड चलाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं और डायरेक्टरीज उनकी डिटेल दिख रही है। अगर हम सिर्फ इतनी चीज देखना चाहते हैं, सिर्फ ये कि ये जो वीएम लाइनेज वाली फाइल है, इसकी परमिशंस क्या है, इसका यूजर ओनर, ग्रुप ओनर क्या है, इसका साइज क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, ls कमांड के बाद फाइल का नाम भी लिख सकते हैं। ऐसे हमने लिखा ls माइनस एल स्लैश बूट फाइल का नाम। तो अगर आप फाइल का नाम लिख देंगे तो सिर्फ उस सिंगल फाइल की डिटेल दिखाएगा, तो उसका साइज क्या है, परमिशंस क्या है, सब। ऐसा तरीका नहीं है सीधे फाइल निकालने स्लैश बूट ना लगाना पड़े, पाथ तो लिखना ही पड़ेगा ना, फाइल कहाँ पे है। तरीका ये है कि आप बूट डायरेक्टरी में चले जाइए सीडी करके पहले, फिर स्लैश बूट मत लगाइए, तो नहीं लिखेंगे। एक आखिरी चीज इसमें और, अब जैसे यहाँ पे देखिए आप ls माइनस एल स्लैश बूट करते हैं, वो लिख लिया है, तो इसमें क्या दिखता है, बूट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स या सब डायरेक्टरीज उनकी डिटेल दिखती है। जैसे यहाँ पे ये फोल्डर है grub 2, अब इसकी डिटेल दिख रही है, ये डायरेक्टरी है, इसकी परमिशन क्या है, यूजर ओनर, ग्रुप ओनर कौन है, टाइम स्टैम्प क्या है। अगर हमें ये डिटेल इस फोल्डर के बारे में देखनी हो कि जो स्लैश बूट वाला फोल्डर है, इसका यूजर ओनर कौन है, ग्रुप ओनर क्या है, इस पे परमिशंस क्या है, तो कैसे देखेंगे? मतलब जब हम ये चला रहे हैं तो ये स्लैश बूट की डिटेल नहीं दिखा रहा है ना, इसके अंदर जो कुछ है उसकी डिटेल दिखा रहा है। ओनली बुक लिखेंगे। तो वही तो लिखा है, और क्या लिखा है? अगर से स्लैश लगाएंगे तो आप इसका एक तरीका है कि आप स्लैश लगाइए, बूट जो है वो स्लैश के अंदर है, अगर आप स्लैश की डिटेल दिखाएंगे तो स्लैश के अंदर जो कुछ है उसकी डिटेल दिखेगी, इसमें आपको बूट मिल जाएगा, तो डिटेल दिख गई। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मुझे अब ये बताइए कि आप इसकी डिटेल कैसे देखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश की, कि इसका यूजर ओनर, ग्रुप ओनर कौन है। अब ये तो किसी के अंदर है नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, जब आपको सीधे डायरेक्टरी, मतलब जिसका नाम लिख रहे हैं उसी की डिटेल देखनी है, और अगर तो वो फाइल है तो फाइल का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो डायरेक्टरी है तो फिर एल के साथ में डी लगता है, एल डी, डी फॉर डायरेक्टरी, कि स्लैश बूट की डिटेल दिखाएगा, ना कि उसके अंदर की फाइल्स की। फाइल है तो फाइल है तो फाइल का नाम लिखिए, पाथ जैसे वीएम लाइनस लिखा था हमने, वहां पे डी मत लगाइए, डी तब लगाएंगे जब वो डायरेक्टरी होगी। तो इसी में अगर आप रूट भी लिखेंगे अब,
तो रूट की डिटेल दिखेगी आपको। डी का मतलब है कि हमें सब डायरेक्टरीज या डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स है उनकी डिटेल नहीं दिखनी है, बल्कि जिस डायरेक्टरी का हम नाम लिख रहे हैं उसी की डिटेल देखनी है। अब इसमें देखिए क्या है, आपने कमांड एक पढ़ी ls और उसके साथ अभी 1 दर्जन ऑप्शन है, ठीक है। अब ऐसे आपको बहुत सारी कमांड्स पढ़नी है और हर कमांड के साथ कोई ना कोई क्या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि आपको कमांड याद नहीं होगी, ठीक है। तो कमांड के साथ इतने ऑप्शंस कहाँ से याद होंगे, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। आपको लाइनक्स में हेल्प यूज करना आना चाहिए। जैसे ls कमांड है, अगर आपको सिर्फ कमांड याद रह गई तो ls के साथ अगर आप चलाएंगे /help या man ls तो आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी, और इसमें जितने ऑप्शन हमने चलाए सब है। देखिए ls का हमने चलाया ls /help, किस कमांड की हेल्प दिखाओ। तो इसने बताया इसका सिंटैक्स क्या है कि पहले ls कमांड लिखिए, फिर ऑप्शंस, फिर फाइल या फोल्डर का नाम। अब ऑप्शंस क्या है, -a, डू नॉट इग्नोर एंट्री स्टार्टिंग विद डॉट। -a से क्या होता है, ये वो फाइल्स भी दिखाता है जिनके नाम के आगे डॉट लगा होता है, हिडन वाली, है ना। ऐसे ही आपने यहाँ पे ये जो लगाया अभी -d, लिस्ट डायरेक्टरीज देमसेल्व्स नॉट देयर कंटेंट। डायरेक्टरी की डिटेल दिखाओ, डायरेक्टरी के अंदर का जो कंटेंट उसकी डिटेल नहीं देखनी है हमें। ऐसे आपने लगाया ये -h विद -l प्रिंट साइजेस इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, KB MB GB। तो ऑप्शंस में सब है, मतलब हेल्प में आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आई से आई नोड नंबर दिखाओ, इंडेक्स नंबर, ठीक है। एल से लॉन्ग लिस्टिंग, बस ये आपको हेल्प यूज करनी आनी चाहिए। तो किसी भी जाए मतलब कमांड के आगे मान डबल डैश लगा के सब में नहीं चलता हेल्प, ज्यादातर कमांड्स में चलता है /help ज्यादातर में, लेकिन कुछ में नहीं। जहां पे ना चले वहां पे मैन पेज यूज कर ली। हेल्प में आपको बताऊं अभी आगे, ठीक है। जैसे आपने लिखा मैन ls, ये मोस्ट ऑफ द टाइम चलेगा, तो इसमें भी आपको वही मिलती जुलती इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ls कमांड चलाने का सिंटैक्स, देन ऑप्शंस का मतलब ls, मैन ls लिखेंगे तो ये हेल्प खुलेगी। अब इससे एग्जिट करना हो तो क्यू प्रेस करते हैं, है ना, क्यू टू क्विट, वरना आप ढूंढते रहेंगे कि इससे बाहर कैसे हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे प्रेस H फॉर हेल्प और क्यू टू क्विट। ठीक है। इसमें एक और चीज, इसमें ls में ये आप जो चलाते हैं ls -l, जैसे आपने लिखा /boot, इसका एक शॉर्टकट होता है ls -l का, इसको आप सिर्फ ll लिख सकते हैं। ll इज इक्विवेलेंट टू ls -l, सेम आउटपुट आएगा। आप ls -l लिखिए या ll लिखिए, एक ही बात है। ll इज इक्विवेलेंट टू ls -l। एक और चीज इसमें जो है कि अभी तक जो ऑप्शंस आप यूज कर रहे थे, ऑप्शंस दो तरीके से यूज हो सकते हैं। देखिए जैसे हम लिखते हैं ls -a/root, तो जो ऑप्शन आप लिखते हैं उसको हाइफन के साथ लिख देते हैं -a, इसको हम कहते हैं कि ये शॉर्ट फॉर्मेट है। इसी का एक लॉन्ग फॉर्मेट भी होता है। लॉन्ग फॉर्मेट आप लिख सकते हैं ls $all, सेम कमांड है या सेम ऑप्शन है। आप -a भी लिख सकते हैं और $all भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। -a जो है वो शॉर्ट फॉर्मेट है, $all जो है वो लॉन्ग फॉर्मेट है। जैसे अभी आप हेल्प हम जब देख रहे थे ls की, जिसमें दिखा रहा था -a या $all, है ना, -d या डायरेक्टरी, -h या ह्यूमन रीडेबल, है ना। तो आप शॉर्ट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी ls कमांड। लिस्टिंग करके उसके बाद एक नंबर लिखा था टोटल, टोटल वो डायरेक्टरी का टोटल दिखाता है, डायरेक्टरी का टोटल साइज कितना, सब सारी चीजें जोड़ के साइज दिखाता है, हाँ, डायरेक्टरी का टोटल साइज। टोटल ब्लॉक्स कितने एलोकेटेड है। लेकिन ये मतलब वो नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, या
टोटल किस तरीके से कैलकुलेट करना देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, सर इसमें एमबी के भी कुछ लिख रहे हैं क्या है? वही वही यहाँ पे जैसे ये दिखा रहा है ना आपके, यहाँ सही दिखा रहा है शायद। इसको साइज आप कैसे देखोगे इसका, एक मिनट हो साइज सही है। नहीं, एक्चुअली में ये जो दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है आपको ब्लॉक्स। एक ब्लॉक जो है वो एक केबी का होता है, राइट। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये जो नंबर है ये अकेला ही इससे बड़ा है। एक सिंगल फाइल का साइज ही हमें इससे बड़ा दिख रहा है ना, तो टोटल छोटा कैसे हो सकता है? सर वो बाइट में क्योंकि ये बाइट में है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे हम देखें, कल मैंने आपको ये जो बताया था du-chs/boot, इसका साइज ये 90 MB दिखा रहा है आपको, है ना। तो केबी में 90 MB, केबी में अगर ये 90 MB आ रहा है, लेकिन अब में भी ये सिर्फ इतने को काउंट कर रहा है जो यहाँ पे आ रहा है। मतलब देखिए फर्क क्या है, ये जो नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं ये वाले, इनको टोटल कर लीजिए, फिर उसको केबी में कन्वर्ट करिए तो ये मिल जाएगा, राइट। लेकिन वो जो 90 MB दिखा रहा है, अभी ग्रब फोल्डर का साइज कितना दिखा रहा है? 104 बाइट्स, लेकिन इसका साइज इतना नहीं है। ये इसको एज ए खाली डायरेक्टरी बता रहा है। अगर आप ग्रब का साइज देखेंगे, ग्रब 2 का, तो ये 8.1 MB है। ये हो गया लगभग लगभग पूरा 83 और 8 मिला के 89 समथिंग हो गया। बात समझ पा रहे हैं अभी या नहीं? ये जो टोटल आ रहा है, ये टोटल किस चीज का है? ये जितने आपको साइज यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इनको आप जोड़ लीजिए और जोड़ के उसको केबी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये दिखा रहा है आपको। तो मतलब वो टोटल साइज ही है। लेकिन ये स्लैश बूट का टोटल साइज नहीं है। बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है? स्लैश बूट का जो टोटल साइज है, उसमें ग्रब फोल्डर का साइज भी तो जुड़ेगा। ये ग्रब फोल्डर का साइज यहाँ पे कितना बता रहा है? 104 बाइट। तो इसमें टोटल का भी क्यों लिखा? तो मैं बता तो रहा हूँ, टोटल ये इनका है, इनका इनका टोटल है इस आउटपुट में, ये जो साइज आ रहा है। फोल्डर का नहीं करेगा। हाँ, फोल्डर का माइनस कर लो, फोल्डर का नहीं है। ग्रब 2 का साइज है 8.1 MB, लेकिन यहाँ पे 104 बाइट्स आ रहा है सिर्फ, है ना, क्योंकि ये उसके कंटेंट्स का टोटल जोड़ के नहीं बता रहा है आपको। ग्रब फोल्डर, खाली फोल्डर का साइज बता रहा है कितना है आपको। नेक्स्ट फिर इसमें एक कमांड और है जो आप यूज कर सकते हैं इसी से मिलती जुलती, स्टैट कमांड। स्टैट कमांड इज फॉर स्टैटिस्टिक्स। इसे आप किसी डायरेक्टरी का या किसी फाइल का स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, उसमें आपको कुछ एडिशनल चीजें मिल जाएंगी। जैसे हमने लिखा सपोज /root, इसमें एक फाइल थी ये anaconda-case.cfg, एक फाइल का हम टैब टैब प्रेस किया। आप इतना टाइप करिए कि वो नाम यूनिक हो जाए। जैसे श्याम और शीतल दो नाम है, दोनों SH से शुरू होते हैं, तो अगर आप S लिख के टाइप प्रेस करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि S से श्याम भी होता है, शीतल भी होता है। SH लिखेंगे तो भी नहीं होगा। जब आप SHY लिख के टाइप करेंगे तो समझ जाएगा श्याम है, और SHE लिखेंगे तो समझ जाएगा शीतल है, तो कंप्लीट कर देगा, राइट। तो इसमें देखिए स्टैट में हमने लिखा कि /root डायरेक्टरी के अंदर ये जो फाइल है इसके स्टैटिस्टिक्स या इसकी डिटेल दिखाओ। तो इसमें दिखा रहा है आपको कि इसका नाम और पाथ ये है। अब इसका साइज दिखा रहा है बाइट्स में, ठीक है। इसमें ये जो वहां पे डैश से दिख रहा था आपको, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि रेगुलर फाइल है। देन इसमें ये आईनोड नंबर यहीं पे आ रहा है, हार्ड लिंक दिखा रहा है एक है। देन परमिशंस, परमिशन ये दोनों फॉर्मेट में दिखा रहा है, अल्फाबेट्स में भी दिखा रहा है परमिशन और न्यूमेरिक फॉर्म में भी दिखा रहा है 600। देन ये यूजर ओनर का नाम बता रहा है रूट, ग्रुप ओनर का नाम बता रहा है रूट, SC लाइनक्स कॉन्टेक्स्ट इसमें हमें दिखाई पड़ रहा है। अब ये इसमें 3 टाइम आ रही है, एक्सेस, मॉडिफाई और चेंज। मैं आपसे ये कह रहा था कि इसमें बर्थ वाला नहीं होता, नीचे बर्थ का एट्रीब्यूट है ये, लेकिन ये सेट नहीं होता है इसमें। बर्थ का मतलब क्रिएशन टाइम, है ना, वो एट्रीब्यूट ये सेव करता नहीं है। तो इसमें सिर्फ आपको एक्सेस, मॉडिफाई और चेंज यही मिलता है। अब एक्सेस तो ठीक है कि लास्ट टाइम एक्सेस कब हुई थी?
मॉडिफाई और चेंज में क्या फर्क हुआ? हिंदी में समझाइए मुझे, मॉडिफाई और चेंज में क्या फर्क है? कोई फर्क है? किसी चीज को मॉडिफाई करना और किसी चीज को चेंज करना एक ही बात नहीं है? एक ही बात है ना? क्या अलग है? अलग अलग है। इसको मॉडिफाई सर ये हो गया कि जैसे कोई नोटपैड की फाइल है सपोज, तो उसमें कुछ दो लाइन लिखी थी, दो और ऐड करके सेव कर लिया, तो तो मॉडिफाई हो गया। और नोटपैड को किसी दूसरे फॉर्मेट में अगर सेव कर लिया उसी को लिख के तो चेंज हो गया। नहीं नहीं नहीं, इसमें अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, डेटा और मेटा डेटा। अगर डेटा चेंज हो रहा है तो मॉडिफिकेशन है, और मेटा डेटा चेंज हो रहा है तो चेंज है। जैसे किसी फाइल के अंदर कुछ लिखा था, जो लिखा था आपने वो एडिट किया या कुछ नया लिख दिया, तो डेटा बदल रहा है। डेटा बदल रहा है तो मॉडिफिकेशन टाइम चेंज हो जाएगा। फाइल की अगर आप परमिशन बदल दें तो उसे डेटा तो बदल नहीं रहा है, परमिशन चेंज हो रही सिर्फ, तो वो चेंज में आ जाएगा। फाइल के एट्रीब्यूट में अगर कोई चेंज हाँ, करेंगे तो वो चेंज होगा। एट्रीब्यूट्स अगर बदल रहे हैं तो चेंज में आएगा, चेंज होगा तो वो मॉडिफाई में आएगा। चेक कर सकते हो आप इसको, जैसे यहाँ पे देखो, ये जो फाइल है अभी इसकी ये डेट्स आपको दिख ही रही है यहाँ पे जो भी है ना। परमिशन चेंज करने के लिए जैसे हमने लिखा यहाँ पे chmod, और हमने कहा भाई कि सभी को रीड की परमिशन दे दो। राइट, हमने यहाँ पे लिखा chmod a+r। ए का मतलब है ऑल, आर का मतलब है रीड। हम कह रहे हैं ये जो फाइल है, इस फाइल पे सभी को रीड की परमिशन दे दो। अभी इस फाइल पे जो परमिशन थी वो थी रीड राइट। किसके पास? ये मैंने आपको बताया नहीं है। ये परमिशन अभी जो है वो सिर्फ जो यूजर ओनर है इस फाइल का उसके पास है। ठीक है, chmod का मतलब है चेंज मॉड। चेंज मॉड मतलब चेंज परमिशन। अब अगर दोबारा स्टार्ट देखेंगे आप, सॉरी, दोबारा स्टार्ट अगर आप देखेंगे तो ये परमिशन देखिए चेंज हो गई। सबको रीड मिल गया, रीड सबके पास है अब। ठीक है, अब यहाँ पे आप डेट में देखेंगे तो कौन सी डेट बदली? बदली, पहले कितनी आ रही थी? 8 तारीख थी, लेकिन टाइम 2:32 था। आपने परमिशन बदली तो कौन सा टाइम चेंज हुआ? चेंज वाला। नहीं, एक्सेस टाइम और मॉडिफाई टाइम अभी भी वही आ रहा है ना जो पहले था। टाइम कौन सा चेंज हुआ? चेंज वाला, क्योंकि आपने मेटा डेटा चेंज किया। अगर हम फाइल खोल के उसका डेटा बदल देते तो क्या होता? तो दोनों बदल जाते। क्यों बदल जाते? जब आप फाइल का डेटा चेंज करते हैं तो उसका डेटा और साथ में एट्रीब्यूट भी चेंज हो जाता है। फाइल के एट्रीब्यूट में फाइल का साइज भी है, फाइल का साइज भी फाइल का एट्रीब्यूट ही है ना। तो अगर आप डेटा चेंज करेंगे तो मेटा डेटा अपने आप चेंज होगा, तो उस केस में चेंज और मॉडिफाई दोनों डेट बदल जाएंगे। तो ये थी आपकी स्टैट कमांड। स्टैट में आप डायरेक्टरी भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि फाइल की डिटेल आप देखिए। जैसे अगर हम लिखें stat/root, तो बाकी चीजें इसमें वही हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे वो रेगुलर फाइल दिखा रहा था, यहाँ पे दिखा रहा है डायरेक्टरी है ये। और भी कुछ स्पेशल टाइप्स की फाइल होती हैं, जैसे लाइनक्स में जो शॉर्टकट्स होते हैं उनको सिंबॉलिक लिंक्स बोलते हैं। तो जब शॉर्टकट होता है तो उसके आगे, जैसे अभी आपने देखा कि शुरू में या तो डैश आता है या डी। डैश का मतलब है फाइल या रेगुलर फाइल, डी का मतलब है डायरेक्टरी। इसी में अगर आपको भी एक और दिखाऊं मैं, ls-l/etc में ये grub2.cfg, तो इसमें क्या आ रहा है? एल। एल का मतलब ये एक लिंक है, मतलब शॉर्टकट है। etc में ये जो grub2.cfg फाइल है, ये शॉर्टकट है इस फाइल का, /boot grub2 में जो grub2.cfg पड़ी है ना। तो ये तीसरे टाइप की फाइल है आपकी। अब स्टैट में अगर आप इसी को देखें तो इसमें आपको बताएगा कि ये एक सिंबॉलिक लिंक है। चलो खैर वो पढ़ेंगे आगे परमिशंस वगैरह, फाइल टाइप्स एंड परमिशंस में। ठीक है, तो स्टैट में आपको अगर सिंबल का मतलब नहीं भी पता है, डैश का, डी का, एल का, तो इसमें दिख जाएगा आपको।
क्या कर रहा है फिर से बोलो। एक्सेस मिला है ना सर। ये तो यहाँ पे 777 तो हो गया, समझ में आ गया, हाँ, लेकिन जीरो जीरो स्पेशल परमिशंस के लिए होता है। इस पे फाइल पे कोई स्पेशल परमिशन लगी नहीं है। अब एक दूसरी फाइल दिखाता हूँ जिसमें स्पेशल परमिशन लगी है। तीनों को 7 7 दे देंगे तो फुल परमिशन होगा, तो स्पेशल परमिशन। स्पेशल परमिशन सेट यूआईडी, सेट जीआईडी, स्टिकी बिट, उन तीनों में से कुछ नहीं लगा है। ये जो परमिशन है वो रीड राइट सिर्फ एग्जीक्यूट है। यहाँ पे आप ये देखो, अगर हम देखें /tmp टेम्प फोल्डर की परमिशन देखो, अब आ रहा है 11777। 1 का मतलब इस पे स्टिकी बिट वाली स्पेशल परमिशन लगी हुई है। तो परमिशंस पढ़ेंगे तब देखेंगे ये परमिशन और स्पेशल परमिशंस क्या होते हैं। अच्छा, ये जो नंबर है ये परमिशन के अकॉर्डिंग है। हाँ, एक्चुअली रीड जो है, रीड का मतलब होता है 4, राइट का मतलब होता है 2 और एग्जीक्यूट का मतलब होता है 1। तो अगर किसी को रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों दे दिया तो 4 + 2 + 1, 4 2 6 और 1 7 हो गया। तो 7 का मतलब रीड भी है, राइट भी है, एग्जीक्यूट भी है। और पर 4 रीड होता है, 2 होता है राइट के लिए और 1 होता है एग्जीक्यूट के लिए। पहला वाला है ये रीड राइट, ये रूट होता है। 3 आपके सिस्टम में जो परमिशंस है वो 3 तरह के लोगों के लिए होती है, यूजर ओनर, ग्रुप ओनर और अदर्स। जैसे सपोज कि विजय ने एक फाइल बनाई, तो उस फाइल का यूजर ओनर कौन हुआ? विजय। उस फाइल का ग्रुप ओनर कौन हुआ? विजय। और बाकी जितने यूजर हैं, शीतल, श्याम, राहुल, या बाकी जो ग्रुप्स हैं, सेल्स, HCL, लखनऊ, ये सब किस में आ गए? अदर्स में। मतलब वो सारे यूजर या वो सारे ग्रुप्स जो ना तो फाइल के यूजर ओनर है ना ग्रुप ओनर है, वो अदर्स में आएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो परमिशन आपको दिखती है, जैसे इसमें ये जो आ रहा है RWX, ये यूजर ओनर की परमिशन है कि इस फाइल का जो यूजर ओनर है, रूट यूजर, उसको रीड राइट एग्जीक्यूट मिलेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट RWX आ रहा है, इस फाइल का जो ग्रुप ओनर है, उसको रीड राइट एग्जीक्यूट मिलेगा। और फिर जो नेक्स्ट आ रहा है, अब इसमें टी पे मत जाइए, टी इंडिकेट कर रहा है कि स्पेशल परमिशन लगी हुई है ना, स्टिकी बिट वाली। यहाँ पे भी RWX ही समझिए इसको आप, जैसे यहाँ कहीं पे भी देख लो, ये अदर्स की परमिशन बताता है कि जो दूसरे यूजर्स या दूसरे ग्रुप्स हैं उनको क्या मिलेगा, उनकी परमिशन क्या होगी इस डायरेक्टरी पे, है ना। तो 3 तरह के लोगों के लिए परमिशन होती है। वो स्टिकी बिट है, ये सब आगे आएगा, मिक्सअप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे की चीज पहले पढ़ोगे तो पहले की चीज कब पढ़ेंगे, है ना। तो जब उसका टाइम आएगा तब उसको पढ़िएगा, अभी उस पर मत जाइए। नेक्स्ट, फिर इसमें फाइल्स अगर आपको क्रिएट करनी हो, ठीक है, तो वो उसके लिए एक कमांड होती है टच कमांड। ठीक है, टच कमांड से वैसे आप 2 काम कर सकते हैं। पहला काम देख लीजिए क्या कर सकते हैं। हमने लिखा touch/root और इसको हमने नाम दे दिया से file1। हम टच कमांड से कह रहे हैं कि जो /root डायरेक्टरी है उसके अंदर file1 नाम से एक फाइल क्रिएट कर दो। टेक्स्ट क्रिएट होगा सर। हम्म? टेक्स्ट फाइल, कैसे पता कि टेक्स्ट फाइल होगी? फाइल में टेक्स्ट फाइल क्रिएट। टच कमांड से आप जो फाइल बनाते हैं वो एक एम्प्टी फाइल होती है। एम्प्टी मतलब खाली, खाली मतलब उसके अंदर कोई डेटा नहीं है। जब कोई डेटा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर टेक्स्ट डेटा है। कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं है, राइट। तो वो कोई टेक्स्ट फाइल नहीं है। कोई एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटेंशन से तो फर्क ही नहीं पड़ता है। किस टाइप की फाइल है? किसी फाइल के अंदर डेटा जो, उससे फर्क पड़ता है कि उसका टाइप क्या है। फाइल के एक्सटेंशन से फर्क नहीं पड़ता है। एक्सटेंशन वाली बात मैं आगे समझाऊंगा जब फाइल कमांड पढ़ेंगे, अभी उसमें मत जाइए, वो कल पढ़ेंगे हम फाइल कमांड, तो मैं बताऊंगा एक्सटेंशन। फिलहाल आपने टच कमांड चलाई, अब देखना चाहो मैं दिखा देता हूं आपको। file/root/file1, फाइल कमांड आपको बताती है कि किसी फाइल के अंदर किस तरह का डेटा है। क्या रहा है इसमें? एम्प्टी, कोई डेटा नहीं है। अब यहीं पे अगर हम एक ऐसी फाइल का नाम लिखें जिसके अंदर डेटा है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा anaconda.ks.cfg, आ रहा है ascii टेक्स्ट डेटा। अगर टेक्स्ट डेटा होगा तो दिखाएगी कमांड की उसके अंदर टेक्स्ट डेटा है। या अगर आप कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम लिख दें, जैसे हमने लिखा USR bin में
सपोज कौन सी होस्ट नेम कमांड क्या दिखा रहा है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये। हम्म तो फाइल कमांड आपको बताती है कि किसी फाइल में किस तरीके का डेटा है, एक्सटेंशन से कोई मतलब नहीं है। तो टच कमांड से आप जो फाइल बनाते हैं वो कैसी होती है, एम्प्टी। कैसे पता, ls-l /root/file1, साइज देखिए इसका 0 बाइट्स, है ना। तो टच कमांड से, टच कमांड के बाद आप किसी फाइल का नाम लिखेंगे तो उस नाम से फाइल क्रिएट हो जाएगी, लेकिन उसका साइज होगा 0 बाइट्स, एम्प्टी फाइल। क्लियर इतनी बात। टच कमांड से आप एक काम और कर सकते हैं, वो क्या है, टच कमांड के बाद आप जो नाम लिख रहे हैं, अगर उस नाम से फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अगर उस नाम से फाइल पहले से बनी हुई है तो क्या होगा, रिप्लेस मतलब क्या, उसका डेटा हटा के 0 बाइट कर देगा, रिप्लेस नहीं होगी। बता रहा हूँ क्या होगा। इसमें देखिए यहाँ पे जैसे ये file1 बनी है, टाइम आ रहा है इसका 5 अगस्त 7:40 पे बनी है ना। तो इस नाम से फाइल नहीं थी तो क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे ये फाइल तो बनी हुई ना पहले से, और इसका डेट एंड टाइम ये आ रहा है 5 अगस्त को 2:32, साइज 1288। अब अगर हम लिखें यहाँ पे टच/रूट anaconda.ks.cfg, तो इसका टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएगा। किसी फाइल का टाइम स्टैम्प कब चेंज होता है, जब आप उस फाइल को एक्सेस करें या उसका डेटा चेंज करें। टच कमांड से क्या, उसको टच कर लिया, टच किया मतलब टाइम स्टैम्प चेंज हो गया, तो बिना एक्सेस की उसका टाइम स्टैम्प बदल देगा। डेटा वेटा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं। तो देखिए डेटा इसका अभी भी उतना ही है, बदला क्या, टाइम 5 अगस्त को 2:32 था। मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं। एक फाइल क्रिएट हो गई, एम्प्टी फाइल, दूसरे से हम टाइम स्टैम्प चेंज कर रहे हैं। टाइम किसी फाइल का मॉडिफिकेशन टाइम हो सकता है आप कभी बदलना चाहें। आप फाइल को आज की डेट में आपने फाइल एक मॉडिफाई की तो उस पर टाइम कब का आएगा, आज का ही आएगा ना, कि फाइल आज की डेट में मॉडिफाई हुई है। आप उसका टाइम स्टैम्प बदल के करना चाहते हैं कि ये फाइल आज नहीं, आज से 2 साल पहले मॉडिफाई हुई थी, कैसे करेंगे, टच कमांड से। अभी टच जो कर रहा है ये क्या कर रहा है, इसका जो टाइम स्टैम्प चेंज कर रहा है, इसमें करंट टाइम आ रहा है ना, अभी। मतलब ये फाइल, इसमें पहले टाइम था कि ये फाइल 2:32 पे मॉडिफाई हुई थी, इसको टच किया तो करंट टाइम आ गया कि ये फाइल अभी मॉडिफाई हुई है 7:43 पे। लेकिन अब इसमें ऑप्शंस हैं, टच -t, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, देख लेते हैं तो फॉर्मेट क्या है टाइम देने का। टाइम में ये है सेंचुरी, ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, ठीक है, दे दो। तो हमने ऐसे किया टच -t, हमने इसमें लिखा कि ये जो फाइल है 5 अगस्त ले रहा है, हमने लिखा कि ये फाइल जो है वो 2015 जुलाई 20 तारीख को, टाइम देना चाहें दे दीजिए, सुबह 9 बजे मॉडिफाई हुई थी, /रूट में anaconda.ks.cfg। वापस चेक करिए, आ गया 20 जुलाई सुबह 9 बजे, राइट। तो ये आप कर सकते हैं टच कमांड से, टाइम स्टैम्प बदल सकते हैं। अगर ये टाइम नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो करंट टाइम है वो ले लेगा, लेकिन अगर आप बैक डेट या फ्यूचर डेट कुछ देना चाहें तो -t लगा के देख सकते हैं। -t में फॉर्मेट समझ में आ रहा है ना, ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट। हाँ सेकंड्स भी दे सकते हैं, सेकंड देना तो फिर डॉट लगा के, ये डॉट 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 लगा के SS सेकंड्स, हाँ स्पेस नहीं। इसमें एक चीज और इन्होंने दिया है आपको कि आप जो चेंज कर रहे हैं, अब उसमें कौन सा टाइम चेंज होगा, है ना। टाइम तो चेंज हो गया लेकिन ये कौन सा टाइम है,
स्टैट से अगर आप देखो स्लैश रूट एनाकोंडा केस में, तो ये जुलाई वाला टाइम एक्सेस और मॉडिफाई में बदला है ना। तो इसमें इन्होंने ये हेल्प में आपको दे रखा था डबल डैश टाइम इज इक्वल टू, इसके आगे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टाइम बदलना है। जैसे अगर एक्सेस टाइम बदलना है तो ए टाइम है ना, मॉडिफाई टाइम बदलना है तो एम टाइम। वर्ड इज एक्सेस ए टाइम। ये भी है, आप टाइम ना लगाना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, माइनस ए लगाएंगे तो एक्सेस टाइम बदलेगा, माइनस एम लगाएंगे तो मॉडिफिकेशन टाइम। वैसे वो दोनों बदल देता है, एक्सेस और मॉडिफाई दोनों। टच के साथ में यूज हम्म टच के साथ में यूज हाँ, टच के साथ में। जैसे यहीं पे आप सपोज अगर हम ये चला रहे हैं, अब हमने इसमें दिया था 20 जुलाई, 20 की जगह हमने कर दिया 30 जुलाई, लेकिन इसमें हमने साथ में सपोज माइनस ए लगाया, या माइनस ए मत करो, इसको एम कर देते हैं, या यही करो, चलो अच्छा। ये तो अब इसमें देखिए माइनस ए लगाया तो क्या हुआ, एक्सेस टाइम बदला, 30 जुलाई हो गया है ना। मॉडिफिकेशन टाइम अगर बदलना है तो माइनस ए की जगह एम लगा दीजिए। अगर आप माइनस ए माइनस एम नहीं लगाएंगे तो दोनों बदल देगा, एक्सेस टाइम भी और मॉडिफिकेशन टाइम भी। एक एक कमांड का पोस्टमार्टम करना संभव नहीं है ना, मतलब हर कमांड के साथ इतने सारे ऑप्शंस हैं कि सब डिस्कस करना संभव ही नहीं है ना। तो हाँ, यूज और प्लस आपको अपने लेवल पे थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, है ना। हेल्प, आपको हेल्प यूज करना आ गया लाइनक्स में तो कमांड्स में कुछ नहीं है, बस है ना। पता होना चाहिए कहाँ पे क्या रखना हाँ, थोड़ा सा अगर बेसिक आइडिया है ना। कमांड्स क्योंकि देखिए मुझे भी नहीं याद रहती है ना, ऑप्शन याद रहते हैं। हेल्प में भी देखता हूँ, आपके सामने अभी मैंने देखा कि टच कमांड में माइनस टी लगाएंगे तो उसके आगे सिंटैक्स क्या होगा टाइम का, राइट। मतलब हाँ, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया है तो हेल्प में मिल जाएगा आपको। हेल्प समझ में कि उसको यूज कैसे करेंगे। अब सामने लिखा है लेकिन नहीं समझ समझ पा रहे हैं, तो माइनस ए चेंजेस ओनली द एक्सेस टाइम। अब अगर यही बात ना समझ में आए, राइट, तो फिर मुश्किल है कि इसका मतलब क्या है। तो उसके लिए फिर आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेस टाइम और मॉडिफिकेशन टाइम्स क्या होते हैं, है ना, तभी कर पाएंगे। तो धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। और क्या देखना है आपको इसमें? फाइल बना लिया, फाइल के अंदर कंटेंट डालना होगा।